हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स को। और लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, इन तीन मेन टॉपिक को कवर अप किया था। नाउ अब दो तीन और इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, तो इस सेशन में हम जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स है उसको कंप्लीट कर देंगे एंड देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट सेशन से मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और टॉपिक नंबर है हमारा 9th। टॉपिक ले रहा हूं मैं ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव को। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट को करते हुए। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को एसए ने डिफाइन कर रखा है एक, एज पर एसए 200, जिसका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing। ये नाम है एसए 200 का। The overall objectives of the independent auditor is to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements, whether caused due to error or fraud, so as to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects as per the applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एज पर SA 200 ऑडिटर का, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statement as a whole are free from material misstatements, whether caused due to error or fraud, so as to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects as per applicable financial reporting framework. सो नोट कर लिया होगा आपने। अब इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को कहां पर डिफाइन किया गया है, उसका नाम आपको याद रखना है। याद रख पाओ अभी अच्छी बात है, नहीं रख पाओ कोई बात नहीं, चैप्टर 1 में तो याद करना ही पड़ेगा। एज पर SA 200 के अंदर दो मेन पार्ट हैं। Overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. दो पार्ट के अंदर SA 200 को डिवाइड किया हुआ है। इसमें हम एक पार्ट की बात करते हैं कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, वो क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। क्या ये वर्ड पढ़ा है? जी हां, रीजनेबल एश्योरेंस हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा था। 3 तरह के एश्योरेंस है, जिसमें एक रीजनेबल एश्योरेंस था, हाई लेवल का एश्योरेंस जो एब्सोल्यूट नहीं है, विच इज पॉसिबल टू अचीव यदि ऑडिटर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ड्यू केयर, स्किल, कंपिटेंसी के साथ अपने काम को करता है। तो ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है वेदर, फिर वर्ड यूज्ड हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा सेट, यदि आपको ध्यान हो, यदि मैं कंपनी लॉ के रेफरेंस में बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, जिसमें 5 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन में। एक, बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप शेड्यूल 3 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहते हैं। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड नंबर 5, explanatory notes. So financial statement as a whole means पांचों are free। किससे फ्री है? From material misstatements। अब ये जो वर्ड है material, ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को। मिसस्टेटमेंट वर्ड को SA आगे जाकर पढ़ेंगे 450, जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। उसके अंदर बताया गया है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो डिफरेंस होता है 4 आइटम्स का। डिफरेंस है 4 आइटम का, और वो 4 आइटम्स कौन सी है? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जो आपने अपनी बुक्स में दिखाया और जो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए था, उसमें डिफरेंस है। अमाउंट का, क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंटेशन का एंड डिस्क्लोजर का। 4 आइटम्स के अंदर डिफरेंस जो आपने बुक्स में दिखाया है और जो एज पर FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए था, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? मिस स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारी, वो फ्री है किससे? फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज्ड ड्यू टू एरर
और ड्यू टू फ्रॉड। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एरर अनइंटेंशनल होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है। फ्रॉड एक इंटेंशन के साथ किया जाता है, इंटेंशनल मिस्टेक। सो एज ए ऑडिटर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम material misstatement whether caused due to error or fraud, ताकि ऑडिटर एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस होती है? ओपिनियन एक्सप्रेस होती है थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट, ताकि ऑडिटर अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके एंड द ओपिनियन में बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट। किस चीज के ऊपर ओपिनियन? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल, मींस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट नहीं, हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे? मटेरियल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। वेदर financial statements are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework। अब एक पर्सन पर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, वो डिपेंड करता है उस पर्सन के फॉर्म के ऊपर, कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, लार्ज साइज कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, लेवल 1 एंटिटी है, लेवल 2 एंटिटी है, लेवल 3 एंटिटी है। जैसे आपने एएस में और इंड एएस में डिवीजन पढ़ते हैं, एएस अप्लाई होगा, इंड एएस अप्लाई होगा, शेड्यूल 3 की कंप्लायंस, आईएफआरएस की कंप्लायंस, जीएफआरएस की कंप्लायंस। जीएफआरएस ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, एएस जो भी एप्लीकेबल है उस एंटिटी के ऊपर। सो ये ऑडिटर का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एज पर द SA-200। सो SA-200 का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसमें ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, लेकिन उसके लिए उसको करना क्या है? ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड ड्यू टू एरर और फ्रॉड, सो एज टू express an opinion that financial statements are being prepared in all material respect as per the applicable financial reporting framework। So ये था ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। नाउ इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मैं एफआरएफ जो ये वर्ड यहां पर यूज हुआ है इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। पॉइंट नंबर 10, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ। फ्रेमवर्क these are the principles, guidelines, standards on the basis of which financial statements are prepared। Various FRF used by
different entities are: number 1, Indian GAAPs, Indian generally accepted accounting principles. Accounting standards, Ind AS. International accounting standards, International financial reporting standards, Global financial reporting standards. US GAAP, शेड्यूल 3, जिसमें एक प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आ जाता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो ये सब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिनके हिसाब से एक बिजनेस एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है। 2 तरह के होते हैं ये प्राइमरीली। फ्रॉम ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, FRFs can be classified into two categories. Category 1, compliance FRF, those financial reporting frameworks in which management is not permitted to take any deviation, जहां पर मैनेजमेंट को इजाजत नहीं है किसी भी तरह की डेविएशन लेने की। और दूसरा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। Those financial reporting frameworks in which management is permitted to take the deviations to ensure that financial statements reflects true and fair view। 2 टाइप्स हैं FRF के। एक कंप्लायंस FRF, सेकेंड फेयर प्रेजेंटेशन FRF। आपने अकाउंट्स के अंदर या लॉ के अंदर सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास भी पाएगा वो, मैंने ये कंपनी लॉ का सेक्शन 128 है।
इसमें क्या लाइन लिखी गई है देखो जरा, एवरी कंपनी shall prepare and kept at its registered office books of account and other relevant books and paper and financial statement for every financial year which gives a true and fair view. True and fair view. अब जो वर्ड यूज किया गया है लॉ के अंदर फेयर, इसका मतलब क्या है? क्या मुझे 100% ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की कंप्लायंस को देखना है? ऐसा नहीं है। मैं आपको कंपनी लॉ के सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 के ऊपर लेकर चलता हूं। यह कहता है, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर्ड टू इन सो एंड सो सेक्शन, कंपनी शैल डिस्क्लोज in its financial statement deviation from the accounting standard, reasons for such deviation and financial effects if arise out of such deviation. तो इसका क्या मतलब है? क्या कंपनी लॉ मैनेजमेंट को परमिशन देता है कि मैनेजमेंट आपको जहां पर लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, पॉलिसी से किसी तरह की डेविएशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट है, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर सके, तो क्या मैनेजमेंट आप ये डेविएशन चेंज ले सकते हैं? दो चीजें मैंने आपको दिखाई। एक, लॉ ने जो वर्ड यूज किया सेक्शन 128 में ट्रू एंड फेयर कहा, और 129 सबसेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है कि यदि मैनेजमेंट ने कोई डेविएशन ली है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो उसका डिस्क्लोजर दे दो। इसका क्या मतलब आ रहा है? क्या मैनेजमेंट डेविएशन ले सकती है एफआरएफ से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या मैनेजमेंट को इस चीज की परमिशन मिली हुई है? मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से किसी तरह की डेविएशन ले सकती है? इसका जवाब है हां, मैनेजमेंट इज परमिटेड टू टेक द डेविएशन यदि उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयर प्रेजेंटेशन के लिए यह चीज जरूरी है, तो मैनेजमेंट नेसेसरी डेविएशन ले सकती है। तो जब मैनेजमेंट इस तरह की नेसेसरी डेविएशन लेती है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या मैनेजमेंट को इजाजत दी गई है डेविएशन लेने की? जी हां, मैनेजमेंट को आपने परमिशन दी है डेविएशन लेने की। और जब आप मैनेजमेंट को डेविएशन लेने की परमिशन दे देते हैं तो इसका मतलब आप फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर। लेकिन कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जहां पर मैनेजमेंट को इजाजत नहीं है टू टेक एनी डेविएशन। मैनेजमेंट किसी भी तरह की कोई डेविएशन एज सच नहीं ले सकती। तो ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जहां पर मैनेजमेंट कोई भी डेविएशन ऑन इट्स ओन नहीं ले सकती है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क का। यदि हम इंडियन कॉर्पोरेट सिनेरियो के रेफरेंस में रह करके बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फ्रेमवर्क्स बताए गए हैं वो फ्रेमवर्क सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। दो, आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क एज सच नहीं देखने को मिलेगा, बट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो हमारी ऑडिट रिपोर्ट को भी गाइड करता है कि कैसे हमें अपनी रिपोर्ट में अपनी रिपोर्टिंग करनी है। तो वो लेटर ऑन जब मैं आपको SA 700 कराऊंगा तो उसके अंदर दो रिपोर्टिंग आएगी, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क की रिपोर्टिंग और दूसरी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की रिपोर्टिंग। और वहां पर जो मेन डिफरेंस होगा वो इस फेयर वर्ड का ही होगा। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। चलिए, इसके बाद
एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 ये है हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स का। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? प्रोसीजर्स performed by auditor so as to collect and evaluate the ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने के पर्पज से, उनको इवैल्यूएट करने के पर्पज से जो एक्टिविटीज ऑडिटर परफॉर्म करता है, उनको हम ऑडिट प्रोसीजर्स का नाम देते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स को हम प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ए, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है ये, एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स थोड़ा सा उनसे ज्यादा टेक्निकल है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आरएपी। बी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, FAP, also known as responses to assessed risk। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड to identify and assess the risk of material misstatements are known as risk assessment procedures। In such procedures, are performed to obtain an understanding of entity, its environment, and internal control। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ये क्या होते हैं? बेस्ड ऑन द रिस्क identified and assessed through RAP, responses are being
designed and performed by auditor. Such responses may be classified as compliance procedures and substantive procedures. अच्छा, थोड़ी सी नोटिंग और है, पहले वो नोट करा दूं, फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा. नोट्स. Compliance procedures are performed to ensure existence, effectiveness, and continuity of related internal controls. Substantive procedures are performed to ascertain the validity, accuracy, and completeness of financial data. Substantive procedures can be divided in two categories. A. Tests of details. B. Substantive एनालिटिकल प्रोसीजर्स. थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, बट ये है एक्चुअल में टेक्निकल. पॉइंट्स लिखते जाएं, फिर इनको डिस्कस करेंगे. टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ऑफ transactions and balances. Substantive analytical procedures involves consideration of
relationship and comparison. So ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। प्रोसीजर्स, ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस की कलेक्शन करता है, उन ऑडिट एविडेंसेस को इवैल्यूएट करता है, वो प्रोसीजर्स को हम प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 के अंदर हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ये सबसे पहला प्रोसीजर है जिसके कारण हम ऑडिट को रिस्क बेस्ड ऑडिट का नाम भी देते हैं। ऑडिटर यहां पर क्या करता है, एक जानकारी लेता है कंपनी के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ऑडिटर ने किसी भी चीज को एग्जामिन नहीं किया है। यहां पर ऑडिटर ने सिर्फ क्या किया है, ऑडिटर ने एक अंडरस्टैंडिंग ली है। मान लीजिए जिस कंपनी के अंदर हम काम करने जा रहे हैं एज ए ऑडिटर, जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम एग्जामिन करेंगे, ऑडिट करेंगे, उस कंपनी में जिस ईयर की हम ऑडिट कर रहे हैं उस ईयर में क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किस एनवायरनमेंट में वो कंपनी ऑपरेट करती है, क्या क्या इंटरफियरेंसेस हैं, कौन उसको कंट्रोल करता है, होल्डिंग कौन है, सब्सिडियरी कौन है, एसोसिएट कौन है, ये कंपनी किस पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर होती है, फंड्स कहां से रेज किए गए हैं, फंड्स कहां डिप्लॉय किए गए हैं। चेकिंग कुछ नहीं कर रहा, ध्यान देना, मैं चेकिंग अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं अपने क्लाइंट के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में। और इससे हमें आइडिया लग जाता है क्या इस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का मिस स्टेटमेंट का रिस्क है क्या। मान लीजिए हमें पता चलता है कंपनी ने ड्यूरिंग द लास्ट ईयर जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक ईयर में 2 बार चेंज किया है। कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, कंपनी के अकाउंटिंग स्टाफ में चेंज हुआ, कंपनी पर पहली बार लास्ट ईयर इंड एएस अप्लाई हुए, कंपनी ने ड्यूरिंग द लास्ट ईयर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कंपनी ने ड्यूरिंग द लास्ट ईयर नए ऑपरेशंस स्टार्ट किए हैं। तो जब इस तरीके के सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पर हमें लगता है क्या उन सिग्निफिकेंट चेंजेस की एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग बाय द कंपनी की गई होगी या नहीं की गई होगी। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो तो रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यदि इसका रिवर्स करते हैं, हम एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं पिछले 10 सालों से और ये हमारा 10th ईयर है, 9 साल पहले हो चुके हैं, 10वां साल है, कंपनी की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में कोई चेंज नहीं है, कंपनी जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही अब काम कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर नोन है, कंपनी की मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, कंपनी के एम्प्लॉइज एथिकली बिहेव करते हैं, एथिकली वर्क करते हैं और कंपनी में ड्यूरिंग द लास्ट ईयर जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं किसी भी तरह का कोई सिग्निफिकेंट चेंज एज सच हमें देखने को नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन के अंदर लास्ट ईयर की ऑडिट का रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम। तो मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए। एक एग्जाम्पल में सिर्फ कुछ बातों से ही हमें क्या पता चला, रिस्क ज्यादा है, दूसरे केस में पता चला रिस्क कम है। रिस्क ज्यादा होगा तो आप
आगे के प्रोसीजर्स जो आपके हैं उनको डिटेल में परफॉर्म करोगे। आप अपने प्रोसीजर्स को बढ़ा देते हैं, आप अपने प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यदि रिस्क कंपैरेटिवली कम है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को कंपैरेटिवली कम कर देता है। उसको जो एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए वो कम प्रोसीजर से भी मिल सकती है। से फॉर एग्जांपल, आप यदि किसी चैप्टर की तैयारी, अभी मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली और एग्जाम डेज में आप उस चैप्टर को देखने लगे, आपने एक टॉपिक उठाया, अरे ये तो अच्छी तरह आता है, दूसरे टॉपिक को उठाया, ये भी अच्छी तरह से आता है, तो आपको रिस्क कम लगेंगे और आप बहुत कम समय में उस टॉपिक को रिवाइज करके छोड़ दोगे। तो ये चीजें ऑडिट के अंदर भी आ रही हैं कि यदि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी ले ली, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके आगे के प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। तो आपने सबसे पहला जो काम किया, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया। देयर आफ्टर, बेस्ड अपॉन द रिस्क, जो रिस्क आपने असेस किया है, आपको अपने आगे के फर्दर प्रोसीजर्स को डिजाइन करना है कि आप आगे कौन से प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे। बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड थ्रू द आरएपी, responses means further procedures, they are designed and performed by the auditor। दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक कंप्लायंस और दूसरे सब्सटेंटिव। कंप्लायंस प्रोसीजर्स, जिनको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नाम भी देते हैं, TOC, टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल, इनके अंदर जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल है, जिनकी आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी आरएपी में, उनको अब आप इवैल्यूएट करते हैं, क्या एक्चुअल में ये कंट्रोल है, क्या ये कंट्रोल इफेक्टिव है, क्या ये कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड कंटिन्यू रहा। से फॉर एग्जांपल, आपने परचेजेस के ऊपर कंट्रोल को चेक किया था कि जो भी आइटम्स खरीदी जाती हैं कंपनी में, क्या उसके लिए टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, क्या टेंडर्स को फिर प्रॉपर तरीके से ओपन करके परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है, टेंडर्स की ओपनिंग के दौरान जनरल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, जिन जिन की भी रिक्वायरमेंट है, क्या वो सब पर्सन प्रेजेंट होते हैं, फिर गुड्स आने के बाद क्या उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है, देयर आफ्टर बिल्स को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से अप्रूव किया जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट से अप्रूव किया जाएगा, एंड फाइनली अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको पे करता है। इन दिस मैनर, एक तो आपने अंडरस्टैंडिंग ली, मैनेजमेंट ने आपको बताया कि हम कोई आइटम बाय करते हैं तो ये हमारा कंट्रोल है, मैनेजमेंट ने बताया, सुनने में अच्छा लग रहा है कि परचेजेस के अंदर कोई गलतियां नहीं होंगी, चांसेस कंपैरेटिवली कम है। क्या ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट ने बताया वो एग्जिस्ट करता है? सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो क्या वो सिस्टम इफेक्टिव रिजल्ट्स भी दे रहा है? हाँ, सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, सिस्टम में इफेक्टिव रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैं 12 महीने के रिकॉर्ड्स की ऑडिट कर रहा हूं, क्या वो कंट्रोल पूरे 12 महीने कंटिन्यू था? ऐसा तो नहीं कि वो कंट्रोल साल के पहले 6 महीने में था, बाद के 6 महीने में नहीं था, कंट्रोल साल के लास्ट में था, शुरुआत में नहीं था। तो मुझे कंट्रोल जिनकी मैंने जानकारी ली थी, कहां पर जानकारी ली? आरएपी के अंदर। जिन कंट्रोल्स को मैंने अंडरस्टैंड किया था आरएपी के अंदर, उन कंट्रोल्स को मैंने इवैल्यूएट किया है, उन कंट्रोल्स की एग्जिस्टेंस को, उन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को, उन कंट्रोल्स की कॉन्टिन्यूटी को मैंने इवैल्यूएट किया है, और इस इवैल्यूएशन के प्रोसीजर्स को हम क्या नाम देते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर, आल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यदि कंपनी में कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे, चांसेस हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां कम होंगी, शायद हो भी ना। कंट्रोल वीक है, देन चांसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में गलतियां हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, हो सकता है ना हो, बट
चांस किस चीज का है? यदि कंट्रोल वीक है तो चांस है गलतियां ज्यादा होंगी। तो अब फिर आप अपने मेन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं और हमारा मेन प्रोसीजर है जिसको हम सब्सटेंटिव मींस सब्सटेंशिएट डिटेल प्रोसीजर में जाना, जिसमें हम एक्चुअल फाइनेंशियल डाटा की वैलिडिटी, उनकी एक्यूरेसी, उनकी कंप्लीटनेस, इन चीजों को चेक करते हैं। नाउ सब्सटेंटिव प्रोसीजर दो तरह के हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जहां पर हम ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को चेक करेंगे। जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हुई, सैलरी पे की गई, एक्सपेंस पे किए गए, कोई कैपिटल आइटम बाय की गई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हुई उनकी डिटेल टेस्टिंग, इसको नाम दिया जाता है वाउचिंग का। एंड जो बैलेंसेस ईयर एंड पर दिखाए गए हैं बैलेंस शीट के अंदर, जिनको हम असेट लायबिलिटीज कहते हैं, तो उन असेट्स लायबिलिटीज के बैलेंसेस को टेस्ट करना, क्या वो असेट लायबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो असेट्स एंड लायबिलिटीज प्रॉपरली वैल्यूड हैं, क्या वो असेट्स एंड लायबिलिटीज एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड हैं, क्या वो असेट्स एंड लायबिलिटीज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है। जो डिस्क्लोजर देने थे फाइनेंशियल आइटम के, क्या वो डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, नहीं दिए गए, उसको हम क्या नाम देते हैं? बैलेंसेस की डिटेल टेस्टिंग को नाम दिया जाता है वेरिफिकेशन का। और ये हमारा मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन का। आपको ध्यान हो तो मैंने सबसे पहले टॉपिक के अंदर ही ये दो वर्ड आपको लिखवाए थे, दैट इज ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, और एग्जामिनेशन क्या था? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सो यही पॉइंट है अब मेरा यहां पर कि ऑडिटर डिटेल टेस्टिंग करता है किसकी? ट्रांजैक्शंस जो ड्यूरिंग द ईयर हुई एंड बैलेंसेस जो ईयर एंड पर हैं, असेट्स लायबिलिटीज। इसके अलावा कई बार ऑडिटर डिटेल टेस्टिंग करने की जगह पर कुछ एनालिटिकल एस्पेक्ट से भी अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर सकता है, जहां पर वो रेशो एनालिसिस के थ्रू रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके दो आइटम्स के बीच में, या किसी आइटम की ट्रेंड एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके कि लास्ट ईयर ये फिगर थी, उससे लास्ट ईयर ये थी, उससे लास्ट ईयर ये थी, करंट ईयर में क्या ये होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होना चाहिए, दैट इज कंपैरिजन। तो रिलेशनशिप में ऑडिटर ने क्या किया? एक रेशो एनालिसिस करी। कंपैरिजन में ऑडिटर ने एक ट्रेंड एनालिसिस करी। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, जिनके थ्रू फाइनेंशियल डाटा को और यू कैन से अकाउंटिंग डाटा को एग्जामिन किया जाता है। तो ये हमारे ओवरऑल ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं। टेक्निकल टॉपिक है बट कोई बात नहीं, कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं, डिटेल क्या है, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो जब हम मेन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आपको ऑडिट प्रोसीजर्स के कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि ऑडिट प्रोसीजर्स प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सेकंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अगेन डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में, एक कंप्लायंस प्रोसीजर, दूसरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नाम भी दिया जाता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल, सेकंड वन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल अगेन दो तरह की टेस्टिंग को इन्वॉल्व करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हुई उनकी टेस्टिंग को, एंड जो बैलेंसेस एट द ईयर एंड एग्जिस्ट करते हैं उनकी टेस्टिंग को। इनको हम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का नाम देते हैं। एंड सेकंड वन जो एनालिसिस है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, उनके अंदर कंसीडरेशन इन्वॉल्व होते हैं कंपैरिजन के एंड रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप की कंसीडरेशन को हम रेशो एनालिसिस का नाम देते हैं एंड कंपैरिजन की स्टडी को हम ट्रेंड एनालिसिस का नाम देते हैं। तो कैसे ये प्रोसीजर्स एक फाइनेंशियल आइटम को एग्जामिन करते हैं
वो सब हम लेटर ऑन जब मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए एंड इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के लिए इतना ही है जो आपको समझना है, जिनके बेसिक वर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए ऑडिट को पढ़ते हुए। सो यहां पर अब मैं इंट्रोडक्टरी टॉपिक का कर रहा हूं दी एंड, और नेक्स्ट लेक्चर से हम मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।